मतलब जैसे आज मेरा टारगेट है क्लास ऑफ कंपनी को कंप्लीट करना, तो आपका भी टारगेट होना चाहिए। मेरा और आपका उद्देश्य एक है बेटा, मेरा उद्देश्य है पास कराना, आपका उद्देश्य है पास होना। तो हम दोनों का जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। हम लोग जो चैप्टर खत्म करेंगे आपको उन चैप्टर को खत्म करना है, और आज और मैं हम दोनों एक दूसरे को पहले प्रॉमिस करेंगे बेटा कि हम बैकलॉग क्रिएट नहीं करेंगे। ये मेरे को पहले प्रॉमिस करो कि हम बैकलॉग क्रिएट नहीं करेंगे। जितने चैप्टर्स डेली बेसिस पर हो रहे हैं उतने आपको घर पे रिवाइज करके खत्म करना है। तो पहले प्रॉमिस करो बेटा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आशीष ने सबसे पहले प्रॉमिस किया बेटा, वेरी गुड आशीष, मेरा आशीष हमेशा हमेशा आपके साथ है बेटा, पक्का प्रॉमिस। अमित वेरी गुड, दिया ओके, राहुल, साक्षी वेरी गुड। देखो बेटा ये क्या होता है मालूम, प्रॉमिस करने से क्या होता है, अपने अंदर भी एक आग आती है बेटा, अपने सीने के अंदर आग जलती है, और पास होने के लिए बेटा आग जलानी बहुत जरूरी है। ओके चलिए वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूं कि हर कोई मेरे साथ प्रॉमिस कर रहा है। ओके तो चलो बेटा, अब हम लोग समय कम है, नेचुरली 1 घंटे का सेशन है, तो 1 घंटे में मैं और मेरा ये प्रयास रहेगा बेटा, प्रयास नहीं मेरा आपसे यही वादा रहेगा कि अगर आप मेरे को समय दे रहे हो अपना कीमती, तो मैं आपके समय को वेस्ट नहीं होने दूंगा बेटा, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। मतलब आपको वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट। आज का हमारा टारगेट है क्लास ऑफ कंपनी। एक बात बता दूं मैं आपको कि सीए इंटर के कुछ पोर्शन को सीए फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया गया है, जैसे कि नेचर ऑफ कंपनी, क्योंकि जो कई स्टूडेंट हो सकता है कि एक्सेल में नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको लगेगा, हो सकता है उन्होंने कहीं पढ़ के रखा हो कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये सब बेटा नए स्टडी मेट में है नहीं। तो हम लोग केवल क्या करने वाले, जो इंटर के स्टडी मेट में, क्योंकि वो फाउंडेशन में शिफ्ट हो गया, तो एग्जाम में जब से फाउंडेशन में शिफ्ट हुआ ना, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया और ना आने की संभावना है, क्योंकि स्टडी मेट में वो चैप्टर ही नहीं है। तो हम लोग स्टडी मेट, आईसीआई का जो स्टडी मेट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। अच्छा कभी कभी मैं क्या देखता हूं कि कई लोग रूल्स बहुत सारे अलग अलग पढ़ा देते हैं, नीड नहीं है बेटा। इंस्टीट्यूट ने साफ साफ लिख के रखा है कि जो रूल्स आपके स्टडी मेट में कवर्ड है बस उतना ही करना है। तो हम लोग 100% स्टडी मेट ओरिएंटेड रहने वाले हैं। ओके चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है क्लास ऑफ कंपनी, मतलब काइंड ऑफ कंपनी, कंपनियां कितने प्रकार की होती है। ओके जो इंपॉर्टेंट होगा मैं थोड़ा सा इंफेसिस दूंगा बेटा, याद कराने की कोशिश करूंगा और मेरे साथ याद करते रहना। और एक बात, हाँ एक बात बता दूं मैं आपको, आपने प्रॉमिस तो कर दिया बेटा, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, मैं आज जो मैंने चैप्टर पढ़ा है मैं कल आते ही आपसे पहले क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं। मैं आते ही आपसे क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं। मेरे को दिखना भी चाहिए कि बेटा आप प्रॉमिस को निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, भूलना मत बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बहुत अलग अलग प्रकार से हम लोग कंपनी को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेस पर हम कंपनी को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टैट्यूटरी कंपनी, दूसरा रजिस्टर्ड कंपनी। व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंपनी? स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी स्पेशल एक्ट में बनी हो। ऐसी कोई कंपनी, अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल स्टैट्यूट। अभी जो स्पेशल स्टैट्यूट है ना, वो कहां कहां हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट। आपको मालूम है ना बेटा, अगर मोदी जी को पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बनाना है तो कानून कहां बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा। लेकिन अगर हमारे जो भूपेश बघेल साहब है ना, उनको अगर कानून बनाना है तो कहां बनेगा, विधानसभा में बनेगा। तो अगर कोई भी कानून, कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में पास होकर कोई कंपनी बनी है, तो उन कंपनियों को बोलते हैं, है वो कंपनी, लेकिन उस कंपनी को बनाने के लिए अलग से एक्ट बना है, तो उस कंपनी को बोलेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे एग्जांपल दिया है बेटा, आरबीआई, एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी। आपको मालूम होना चाहिए आरबीआई भी एक कंपनी है, एलआईसी भी एक कंपनी है, लेकिन कंपनीज एक्ट पूरा इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। इनको जब एलआईसी बनी ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से एक कंपनी के लिए एक अलग से एक्ट बना दिया, जिसको नाम है एलआईसी एक्ट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कि अगर मेरी इच्छा है कि मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूं, मैं पहुंच गया मोदी जी के पास और मोदी जी को बोला, मोदी जी मेरे को एक कंपनी बनानी है, मेरे को पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करो मेरे लिए, क्या ये संभव है? नहीं बेटा। ये तो क्या होता है, बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस की जो कंपनियां होती है ना, जिनको गवर्नमेंट को लगता है कि इससे पूरे भारतवासियों के लिए, उनको फायदा देने के लिए कोई कंपनी बनानी है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई कंपनी, मतलब ऐसा कोई मैटर है, उस मैटर पे कंपनीज एक्ट अलग है, कंपनीज एक्ट में अलग प्रोविजन है और एलआईसी एक्ट में अलग प्रोविजन है। तो नेचुरली कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? एलआईसी एक्ट प्रिवेल करेगा। ओके चलिए, और
अगर किसी मैटर पे एलआईसी एक्ट साइलेंट होगा तो कंपनीज एक्ट लागू होगा। चलिए सेकंड नंबर है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब क्या हुआ, ऐसी कंपनियां जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। अरे हमारे तुम्हारे हम तुम लोग जो कंपनी बनाएंगे ना, हम तुम जब कंपनी बनाएंगे तो हमारे लिए अलग से एक्ट नहीं बनेगा बेटा। हम मोदी जी को बोलेंगे ना कि मोदी जी हमारे लिए एक्ट बनाओ, मोदी जी क्या बोलेंगे, अरे कंपनीज एक्ट तुम्हारे लिए तो बनाए, तुम छोटे मोटे आदमियों के लिए बनाए, तो चलो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करा लो। तो कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 220 है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को जरा, ये 2 के बगल में जो 20 है इसको क्या बोलते हैं बेटा, फटाफट आंसर दो, बीच में आपसे बातचीत भी करूंगा। हाँ जी बोलिए फटाफट, 2 के बाजू में जो 20 है वो है क्या? ये तो सेक्शन 2 हो गया, उसके बगल में क्या है? रोशन आंसर दिया क्लॉज, ओके। प्रणीत ने आंसर दिया सबसेक्शन। बस मेरे को मालूम है यहां डाउट होता है बेटा कई लोग को, मतलब कई पढ़ के ये ध्यान नहीं आता कि सेक्शन के बगल वाला क्या होता है। सुनो मेरी बात, यहां पे वैसे तो आमतौर पे सेक्शन के बगल वाला होता है सबसेक्शन, लेकिन बेटा यहां पे सेक्शन के बगल वाला ये जो है ना, ये सबसेक्शन नहीं है, ये क्लॉज है। अब सवाल है कि पता कैसे चलेगा सर कि ये सबसेक्शन है कि क्लॉज है? तो सुनो मेरी बात भाई, जो सेक्शन 2 है ना, ये डेफिनेशंस का है, आपको मालूम है 2, 1, 2, 3, 4 एंड ये जैसे अपन ने पढ़ा 20, ठीक है। तो अगर कोई भी सेक्शन में, कोई भी सेक्शन के जो ये जो पार्ट है सबसेक्शंस या जो क्लॉजेस होते हैं उसका पार्ट होता है सेक्शन का। तो अगर ये सब अलग अलग मैटर पे बात करते हैं, ये सब अलग अलग मैटर पे बात करते हैं ना, तो उनको बोलते हैं बेटा क्लॉज। जैसे सेक्शन 2:1 अलग बात करता है, 2:10 अलग बात करेगा, 2:20 अलग बात करेगा, मतलब अलग अलग वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। तो इसलिए उनको सबसेक्शन कभी नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉज। तो 2 सबसेक्शन 20 मत बोलना, 2 क्लॉज 20 बोलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेस पे बेटा 2 टाइप की कंपनी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाम से समझ रहे हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, अरे इतना आसान है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? हाँ या नहीं बोलो फटाफट, कमॉन 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 फास्ट, हाँ या नहीं? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। क्या ये सही है? नो? अच्छा मैं गलत बोल रहा हूं बेटा? कनिष्का क्या बात कर रहे हो? नो? ओके चलो वेरी गुड। अरे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब देखिए लिमिटेड लायबिलिटी जो कंपनी है ना, लायबिलिटी जो लिमिटेड है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मेंबर की जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है ना, वो 2 टाइप की हो सकती है, एक लिमिटेड बाय गारंटी और दूसरा लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी और दूसरा लिमिटेड बाय शेयर। अब जरा सेक्शन नंबर याद करना। अब मैं ये बोल सकता हूं कि लायबिलिटी के बेस पे 3 टाइप की कंपनी हो गई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या? सेक्शन नंबर है 221, 222, 292। 3 सेक्शन याद कर लो, 221, 222, 292। ओके तो सबसे पहले 221 की बात करेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या हुआ? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर को ये गारंटी देनी पड़ती है कंपनी ज्वाइन करते समय। एक ऐसी कंपनी जिसमें कंपनी के मेंबर को गारंटी देनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी, दैट ही विल पे द रिक्वायर्ड अमाउंट, ही विल पे द अमाउंट ऑफ गारंटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ऐसे कंपनी जिसके मेंबर को कंपनी के जो मेंबर ज्वाइन करते हैं ना, उस समय गारंटी देनी पड़ती है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो हम इतना पैसा देंगे। अब कितना पैसा देंगे ये कैसे पता चलेगा? तो आंसर है एमओए में लिखा रहता है बेटा। एमओए में जो लायबिलिटी क्लॉज होता है ना, उसमें ये गारंटी कंपनियां इसको बोलते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं कि हमारे मेंबर की गारंटी होगी 2 लाख रुपए। तो ध्यान रखना बेटा, मेंबर ज्वाइन करते समय एक भी पैसा नहीं देना आपको, लेकिन हाँ जब कंपनी बंद होगी ना उस वक्त आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। हाँ ये अलग बात है कि जो गारंटी कंपनी होती है ना बेटा, ये भी 2 टाइप की हो सकती है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल वाली गारंटी कंपनी है तो ऐसे कंपनी के लोग शेयर भी परचेस करते हैं। तो जब आप शेयर परचेस करोगे तो शेयर का पैसा भी देना पड़ेगा, शेयर का जो अमाउंट है वो भी देना पड़ेगा, लेकिन जो गारंटी का अमाउंट है वो कब देना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ओके अब मैं ये बीइंग वाइंडिंग अप, ये वाइंडिंग अप वर्ड है बेटा, ये थोड़ा सा छूटा हुआ है। और एक चीज बता दूं, ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ना समरी, ये आपको बिल्कुल अवेलेबल हम कराएंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा, फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये समरी नोट जो भी है ना, तो उसके लिए आपको एक्सेल का ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर से जाएंगे, एक्सेल ऐप मिल जाएगा, एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का। इसका जो लिंक है ऐप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
तो उसमें एज ए स्टूडेंट आप रजिस्टर करेंगे तो आप वहां से समरी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि समरी नोट्स को डाउनलोड करें नहीं करें, अगर करेंगे तो आपको ऐप में मिल जाएगा, और कोई इशू आए तो उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर है, तो उसमें आप बातचीत कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, अब सेकंड बात है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कहां तक होगी? अप टू अनपेड अमाउंट। भाई मान लीजिए 100 शेयर है, मैंने खरीद लिया, 10 रुपए का एक शेयर है, मैं 6 रुपए कंपनी को दे चुका हूं, तो अब कंपनी कितनी भी डूब जाए, बर्बाद हो जाए, मालिया बन जाए कंपनी, लेकिन मेरे से कितना वसूल किया जाएगा बेटा? केवल 4 रुपए पर शेयर, मतलब 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400। भले कंपनी को नुकसान हो गया 4 करोड़ का, लेकिन मेरी लायबिलिटी होगी बेटा केवल 400 रुपए तक। ओके, तो ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसके बाद बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी 292। ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ना, ये डायनासोर की तरह गायब हो चुकी है। जैसे वो नहीं दिखते ना, है नाम के लिए पर है नहीं, बस वैसे ही है बेटा। लॉ ने इनको पावर दे दिया लोगों को कि आप अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी बना सकते हो, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। अरे बेटा आपने बचपने में पढ़ा होगा, सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, और सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में मेंबर की लायबिलिटी होती है बेटा अनलिमिटेड। तो ऐसी कंपनी हम बनाएंगे क्यों? क्योंकि कंपनी बनाने के लिए बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, तो मैं ऐसा खर्चा करूंगा क्या कि जिसमें मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाए? तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये कंपनियां होती नहीं है। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर की लायबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, उस कंपनी को बोलते बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं ना, जितने भी बिजनेस करने वाली कंपनी जो आप देखते हैं वो सारी की सारी कंपनियां हैं बेटा, 99% इंडिया में जो कंपनी होती है बेटा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, अब मेरे को फटाफट ये एक बात बताओ कि मैं जो स्पीड से चल रहा हूं वो स्पीड ओके है क्या? थोड़ा सा कमेंट कर दो बेटा, ताकि मैं उस फ्लो में चलूं, कम ज्यादा जैसा आप बताएंगे, मैक्सिमम लोग जो बोलेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। ओके है कनिष्का? ओके, चलिए वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए बेटा वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना गारंटी कंपनी वर्सेस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ये कुछ नहीं बेटा, ये होमवर्क है, ये आप पढ़ लेना समरी से। आप ये मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा मेरे बात करने की इच्छा नहीं होगी बेटा। हाँ जी बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ मेंबर की बेस पे कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओपीसी 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी 262। इसको ऐसा मान लो छेदूलाल की कंपनी है बेटा। किसकी कंपनी है? छेदूलाल। आजकल छेदूलाल भी कंपनी बनाने लग गया। छेदूलाल मतलब जब से ओपीसी का कॉन्सेप्ट है, छेदूलाल जो किराने की दुकान चलाता था, आजकल छेदूलाल भी कंपनी बना रहा है। 6 और 2 छेदू, 6 और 2 छेदू, छेदूलाल की कंपनी है बेटा। ओपीसी 262, प्राइवेट कंपनी 268, पब्लिक कंपनी 271। 3 सेक्शन बेटा, फटाफट फटाफट, 262, 268, 271। मेरे साथ साथ सेक्शन नंबर भी याद कर दो बेटा, अकेले नहीं होगा, हम तुम साथ में काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा बेटा, ठीक है। 262, 270, 268, 271। हाँ, उधर क्या पढ़ा था अपने? 221, 222, 292। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ओपीसी के बारे में। 1% कंपनी नाम से क्लियर है बेटा, एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल 1% एज अ मेंबर होगा। एक ऐसी कंपनी, अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर, उसको बोलेंगे 1% कंपनी। ये डेफिनेशन है। सेकंड नंबर, ये जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि स्टडी मेट में दिया है कि 1% कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आप अकेले मालिक हो, छेदूलाल अकेला मालिक है, ठीक है, जो प्रॉफिट होता है जेब में डाल के चले जाता है। और ओपीसी में भी एक ही छेदूलाल ने कंपनी बना ली, तो जो भी प्रॉफिट होगा नेचुरली उस मेंबर का ही होगा। लेकिन दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस है। ये देखिए बेटा, 2 डिफरेंस है। एक है सेपरेट लीगल एंटिटी। आपको मालूम है कंपनी अपने मेंबर से लगे, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। वो याद है ना आपको? मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। आपको ये भी याद होगा बचपने की बात कि एक प्राइवेट कंपनी की मीटिंग चली थी, किसी ने ऊपर से हाइड्रोजन बॉम्ब डाल दिया, पूरे के पूरे मेंबर स्वर्गवासी हो गए, लेकिन कंपनी गोज ऑन, कंपनी चलते रहती है बेटा। इवन हाइड्रोजन बॉम्ब कुड नॉट डिस्ट्रॉय द कंपनी। यही तो खास बात है। तो इसलिए कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है, उसके मेंबर अलग है। और दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर जो सोल प्रोप्राइटर है ना बेटा, वो बिजनेस करते हुए उसके बिजनेस को लॉस हो गया ना, तो उसका घर बार सब बिक जाएगा।
ठीक है। तो कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अगर आपने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाई तो। तीसरा नंबर है एंजॉय एग्जम्पशन, मतलब ओपीसी का कॉन्सेप्ट केवल और केवल इसलिए लाया गया ताकि देखो क्या होता है बेटा, कंपनी के बहुत सारे नियम कानून है, बहुत सारा कंपनी को मेंटेन करने का खर्चा आता है, तो ओपीसी में इन सबको रियायत दी गई कि भैया हम आपको, आप बच्चे हो ना, आप छोटे आदमी हो ना, हम आपको एग्जम्पशन दे रहे, तो इनको बहुत सारी एग्जम्पशन मिलती है। बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी है, देखो ये सबसे खास बात है, मतलब ओपीसी इज बेसिकली अ प्राइवेट कंपनी विद सम यूनिक फीचर। मतलब अगर मैं बोलूं ना बेटा, कंपनियां दो ही प्रकार की, एक पब्लिक कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी। ओपीसी जो है वो प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप है, मतलब प्राइवेट कंपनी को भी कुछ एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन ओपीसी को बहुत सारे एग्जम्पशन मिलती है। तो और एक चीज ध्यान रखना, ओपीसी के बारे में कई जगह अलग से लॉ नहीं लिखा है, मतलब जो लॉ प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है ना, वो सारे के सारे लॉ ओपीसी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। हाँ, ओपीसी को कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ प्रोविजन से और एक्स्ट्रा एग्जम्पशन दे दिया, जो केवल ओपीसी वाली प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा। और अब पहचान कैसे होती है, पता कैसे चलेगा कि भैया ये कंपनी ओपीसी है कि नहीं है? मतलब जैसे आप कोई जा रहे हो और आपको एक नाम दिखा ए लिमिटेड, तो आपको मालूम कैसे, ए प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ओपीसी है कि एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है? तो हर ओपीसी को अपने नाम के साथ, हर ओपीसी को बेटा अपने नाम के साथ 1% कंपनी या केवल शॉर्ट में ओपीसी लिखना पड़ेगा, अपने नाम के नीचे, अपने नाम के नीचे प्रिंट करना पड़ेगा, अफिक्स करना पड़ेगा, इनग्रेव करना पड़ेगा। मतलब जहां जहां कंपनी का नाम प्रिंट है, अफिक्स है, इनग्रेव्ड है, और इनग्रेव्ड मतलब खुदाई होना, जैसे कॉमन सील जो होती है ना, उसमें नाम होता है इनग्रेव्ड, ठीक है। प्रिंट और अफिक्स, जैसे बोर्ड में अपन अपनी बिल्डिंग के बाहर में अपना बोर्ड टांगते हैं ना, उसको बोलते हैं अफिक्स करना। और प्रिंट करना मतलब क्या हुआ, ये देखो बेटा, ये नोट्स प्रिंटेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंट होना। तो ये जहां जहां आप नाम को प्रिंट करोगे ना, उसके नीचे में बगल में ब्रैकेट में आपको डालना पड़ेगा 1% कंपनी ओपीसी। जैसे हो गया ए प्राइवेट लिमिटेड, नीचे में ब्रैकेट में लिख दो बेटा 1% कंपनियां ओपीसी। ओके, तो ये 5 बातें हो गई बेटा रिगार्डिंग ओपीसी। ओके, 5 बातें एक बार बोल दूं, विच हैज ओनली 1% एज मेंबर। सेकंड नंबर है सोल प्रोप्राइटरशिप से 2 मैटर में डिफरेंस है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, और दूसरा नंबर है लायबिलिटी लिमिटेड होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसके बाद ये इनको बहुत सारी एग्जम्पशन मिलती है, ये बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी विद सम यूनिक फीचर। और आखिरी पॉइंट है कि ये अपने नाम के नीचे में ब्रैकेट में बेटा, नाम सुनो, ब्रैकेट में 1% कंपनी या ओपीसी वर्ड को लिखते हैं। ओके, अब ये प्राइवेट कंपनी और ओपीसी में क्या क्या डिफरेंस है देख लो बेटा। इनकॉर्पोरेशन मतलब प्राइवेट कंपनी बनाने में कम से कम 2 लोग चाहिए, यहां पे कम से कम एक, कम से कम भी एक, ज्यादा से ज्यादा एक भी, है ना। मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में 2, ओपीसी में 1। एक बात क्लियर कर लेना, ऐसा मत सोचना बेटा ओपीसी में एक ही आदमी घूमते रहता है, मतलब कंपनी बना ली और एक ही आदमी घूम रहा है, पानी पीना है तो खुद ही घंटी बजाता है, खुद ही जाता है, पानी निकाल के पीता है और आके फिर चेयर में बैठता है। ऐसा नहीं बेटा, उनके स्टाफ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मालिक एक ही होगा, मेंबर एक ही होगा, ध्यान रखना। डायरेक्टर हो सकते हैं अलग से। ओपीसी में देखो मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे बेटा, 1। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर है 2, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 3। पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम लोग होते हैं 7, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक कंपनी में होते हैं बेटा 7। ये इधर मैं पब्लिक कंपनी बता दूं आपको, है ना। पब्लिक में होते हैं बेटा 7, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1। मिनिमम डायरेक्टर भी 1, मिनिमम मेंबर भी है। मैक्सिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में बेटा अनलिमिटेड, इन्फिनिट, कितने भी लोग हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में 200 और ओपीसी में मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। और जहां तक मैक्सिमम डायरेक्टर की बात है तो मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं सबके लिए 15, सबके लिए, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ओपीसी हो, हर कंपनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रख सकते हैं, 15 से ऊपर भी रख सकते हैं बाय पासिंग ऐसा, लेकिन ये आपके सीए फाइनल में आपके भी काम की बात नहीं है। ओके, तो ये हो गया बेटा इनके बीच में डिफरेंस। अब मैं बात करता हूं बेटा प्राइवेट कंपनी के बारे में। 268 प्राइवेट कंपनी 268। हाँ जी, प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन के 2 पार्ट। प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन के कितने पार्ट बेटा, 2 पार्ट। और 2 पार्ट क्या क्या है, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब प्राइवेट कंपनी को मिनिमम पेड अप कैपिटल उतना रखना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो। और जहां जहां आपको मालूम बेटा, जहां जहां लॉ में लिखा रहता है ना कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब क्या हुआ, लॉ मेकर ने बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया। लॉ मेकर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के प्रिस्क्राइब करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के प्रिस्क्राइब करेंगे। मतलब लॉ मेकर ने नहीं लिखा कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, लेकिन लॉ मेकर ने पावर किसको दे दिया बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उस समय जो गवर्नमेंट है उसको पावर दे दिया कि आप रूल बनाकर, आप रूल इशू करके, आपको मालूम है ना कंपनीज एक्ट भी है, कंपनी रूल्स भी है, तो रूल्स इशू करने का पावर होता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मतलब जो अभी सत्ता पे है ना, मोदी जी, अभी हम बोल सकते हैं मोदी जी। तो ये रूल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना होनी चाहिए लिमिट,
और खास बात क्या बेटा, अभी इसके बारे में कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब आज के दिन, हाँ आज के दिन 1 रुपया में भी, अरे 1 रुपया तो कहीं चलता नहीं बेटा, लेकिन 1 रुपया में भी कंपनी बना सकते हैं आप, कैपिटल 1 रुपए में भी कंपनी बन सकती है। ओके, देयर इज नो लिमिट। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। प्लस, प्लस मतलब है कि एंड, प्लस मतलब है एंड। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले विच इज हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, प्लस प्लस ये अपने आर्टिकल में बेटा 3 रेस्ट्रिक्शन लगाएं, ये अपने आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन लगाएं, और ये 3 रेस्ट्रिक्शन है आरएमपी। बोलो बोलो मेरे साथ, क्या है बेटा? आरएमपी। क्या है? बोलो बोलो, आरएमपी। याद करते हो बेटा, आरएमपी। क्या है? बोलो बोलो, आरएमपी। वापस से बोलूंगा, प्राइवेट कंपनी मींस अ कैपिटल हैविंग अ मिनिमम पेड कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, प्लस 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 ये अपने आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। 3 रेस्ट्रिक्शन क्या? आरएमपी। बोलो बोलो, आरएमपी। अभी आरएमपी क्या सुनना, आर फॉर रेस्ट्रिक्शन, एम फॉर मेंबर, एम फॉर मेंबर के बारे में बात करेंगे, और पी फॉर प्रोहिबिशन, पी फॉर प्रोहिबिशन। प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल में 3 चीजों को लिखना अनिवार्य है, 3 चीजों को लिखना अनिवार्य है। अरे प्राइवेट कंपनी बताओ, देश की सबसे कोई नामी गिरामी प्राइवेट कंपनी जिसके बारे में जानते हो आप? मैं बताऊं आपको, आप इसका नाम जरूर सुनेंगे, ईआईपीएल, ईआईपीएल, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी बेटा, हमारी कंपनी एक्सेल, हमारी कंपनी है, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी प्रणीत, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। तो हमने अब जब कंपनी बनाई होगी बेटा, तो हमने अपनी कंपनी के आर्टिकल में बेटा 3 रेस्ट्रिक्शन लगाई है, पक्का लगाई है। मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना तो दिखाऊंगा बेटा, चिंता मत करना। तो 3 रेस्ट्रिक्शन, 3 चीजों क्या लिखना पड़ेगा समझिएगा। सबसे पहले हमको अपने आर्टिकल में लिखना पड़ता है, हर प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल में लिखना पड़ता है कि उनके जो मेंबर है, मेंबर को शेयर ट्रांसफर करने को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उनके जो मेंबर है ना, हमारी प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर है ना, जैसे मैं भी मेंबर हूं बेटा, मैं भी मेंबर हूं, तो मैं अपने शेयर अगर बेचना चाहता हूं तो फ्रीली नहीं बेच सकता। पब्लिक कंपनी के शेयर, मेरे पास रिलायंस के शेयर में मैं बिना मुकेश भाई से पूछे बेच सकता हूं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर में मैं बेच सकता हूं, लेकिन आर्टिकल में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। देखो बेटा, 2 बातें होती है, एक होता है रेस्ट्रिक्शन और एक होता है प्रोहिबिशन। फर्क समझिएगा बेटा, दोनों दिखने में एक जैसे हैं पर एक जैसे नहीं है। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। रेस्ट्रिक्शन अलग है, प्रोहिबिशन अलग है। जैसे देखो बेटा, जब रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या हुआ, आपको कोरोना से बचना ना तो बाहर निकलो, बाहर निकले में मनाही नहीं है, लेकिन मास्क पहन के निकलो। बाहर निकलो बेटा, बाहर निकलो, लेकिन क्या पहन के निकलो बेटा? ये मास्क पहन के निकलो। तो ये हो गया बेटा रेस्ट्रिक्शन। बाहर निकल सकते हैं लेकिन रेस्ट्रिक्टेड वे में। लेकिन याद करो, जब लॉकडाउन था तो मोदी जी ने क्या बोला था? ना मतलब ना, निकल ही नहीं सकते, मास्क पहन के भी नहीं निकल सकते। ये होता है बेटा प्रोहिबिशन। ठीक है, तो समझ रहे होंगे बेटा, एक वर्ड होता है रेस्ट्रिक्शन, एक होता है प्रोहिबिशन। तो पहला पॉइंट ये लिखा गया है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उनको अपने आर्टिकल में लिखना पड़ेगा कि हमारा कोई भी मेंबर शेयर ट्रांसफर फ्रीली नहीं कर सकता। ये कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उसको मानना पड़ेगा। अभी एग्जांपल देख लो रेस्ट्रिक्शन के, जैसे आप ये लिख सकते हो कि कोई भी मेंबर शेयर बेचना चाहता हो तो बीओडी से पूछे। भाई मान लो मैं कंपनी का हूं बेटा डायरेक्टर, मैं हूं कंपनी का डायरेक्टर और आप है कंपनी का मेंबर, आप शेयर बेचना चाहोगे तो मेरे से पूछना पड़ेगा। मेरे से मतलब डायरेक्टर से, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनसे पूछना पड़ेगा। फिर मैं ये भी आर्टिकल में लिख सकते हैं हमारी प्राइवेट कंपनी की, कोई भी मेंबर शेयर अगर बेचना चाहते हैं तो पुराने किसी मेंबर को बेचेगा, नए लोगों को एंट्री नहीं देगा। और तीसरा नंबर है एम्प्लॉय को, अगर मैंने ये भी लिख सकता हूं मैं कि जब एम्प्लॉय को मैंने अगर शेयर होल्डर बना दिया तो जब वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जाएगा तो अपना शेयर भी बेच के जाएगा। तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी लगा सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेंबर के बारे में। आरएमपी, दूसरा आ गया एम फॉर मेंबर। तो जो कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के मेंबर कितने होंगे, तो ये बोला एक्सेप्ट ओपीसी, क्योंकि ओपीसी के तो मैक्सिमम मेंबर तो एक ही होता है, आपको मालूम है। तो ओपीसी के अलावा जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है उसके मैक्सिमम मेंबर होंगे बेटा 200, मैक्सिमम मेंबर होंगे 200। लेकिन 200 की काउंटिंग करते समय 2 लोगों को काउंट नहीं किया जाता। फॉर कैलकुलेटिंग 200 मेंबर्स फॉलोइंग विल बी एक्सक्लूडेड। कौन कौन एक्सक्लूड होगा? तो सबसे पहले बेटा पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी के आज एम्प्लॉय है, जो कंपनी के आज एम्प्लॉय हैं। तो जैसे मान लीजिए बेटा रुपेश को आप जानते होंगे, यह एक्सेल का एम्प्लॉय है। मैंने क्या किया बेटा, रुपेश को या चंद्रा को एक शेयर पकड़ा दिया तो वो कंपनी के मेंबर बन गए, लेकिन 200 की काउंटिंग में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। भाई मान लीजिए मेरे 199 मेंबर ऑलरेडी हो चुके हैं। रुपेश ने बोला सर मेरे को भी एक्सेल का शेयर चाहिए,
मैं भी देखना चाहता हूं शेयर होता क्या है, मैं बहुत सुनता हूं आप लोग के लेक्चर पर, मेरे को समझ नहीं आता, तो मैंने रुपेश को दे दिया। हाँ बेटा प्रणीत पहचान गए रुपेश को। फिर चंद्रा बोला मेरे को भी दो सर, मैंने बोला ठीक है बेटा तू भी रख ले। अब मैं सोच में पड़ गया भैया 199 और 2 मेंबर और बना दिया, 2 से 1 हो गया, क्या ये कंटरवेंशन हो गया क्या? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर क्या लिखा, हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा बेटा। अब मान लीजिए रुपेश और चंद्रा को मैंने शेयर तो दे दिया, अब ये 6 महीने के बाद क्या हुआ, वो जॉब छोड़ के चले गए, तो अब एक सवाल होता है कि जॉब छोड़ के जाने के बाद अब मेरे एम्प्लॉय नहीं रहे, तो क्या अब उनको कैलकुलेट करना, काउंटिंग में लेना चालू कर दे क्या? आंसर इज नो, आंसर इज नो, अभी भी उनको काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। तो सेकंड नंबर क्या लिखा है, सेकंड नंबर क्या लिखा है, पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, फॉर्मली मतलब पहले कभी थे, वर मेंबर वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, तो जब वो एम्प्लॉय थे उस समय मेंबर थे, ओके, एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर, लेकिन वो जॉब छोड़ के चले गए पर शेयर छोड़ के नहीं गए, शेयर पकड़ के रखें, तो अभी भी उनको काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। वापस से बात करूंगा बेटा, 2 चीजें हैं, देखो क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम 200 होंगे, 200 की काउंटिंग में 2 लोग को शामिल नहीं करना है। पहला है पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 2, पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी वर मेंबर वाइल इन एम्प्लॉयमेंट एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर, मतलब मेंबरशिप उनकी कंटिन्यू है लेकिन एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जा चुके हैं, अभी भी उनको काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। और तीसरा नंबर बेटा प्रोहिबिशन, मतलब ना, मतलब ना, ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना। हाँ जी, क्या लिखा है, प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी, मतलब आप पब्लिक से पैसा ले नहीं सकते। अरे पैसा लेना दूर, इनवाइट भी नहीं कर सकते, आप पेपर में भी डाल सकते कि हमको पैसा दो, नो, पैसा लेना तो दूर बेटा, इनवाइट भी नहीं कर सकते, न्योता भी नहीं दे सकते, खाना खिलाने तो नहीं बुलाएंगे, अरे इनविटेशन भी कार्ड भी नहीं देंगे, ठीक है। मतलब प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी, प्रोहिबिट इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी। तो ये हो गया बेटा प्राइवेट कंपनी के बारे में। अब 3 स्पेशल पॉइंट है। जॉइंट होल्डर मालूम है आपको, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर शेयर परचेस करते हैं, दे आर कॉल्ड एज जॉइंट होल्डर। जॉइंट होल्डर को एक काउंट किया जाएगा, ठीक है। 3 लोगों ने मिलकर शेयर परचेस किया ना, तो आरओए में, प्राइवेट कंपनी के आरओए में नाम तीनों का होगा, लेकिन देयर विल बी काउंटेड एज 1, ठीक है। अब मेंबर का मतलब क्या होगा, चाहे आपके पास इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों को मेंबर में काउंट किया जाएगा। मतलब ऐसा मत सोचना है कि 200 इक्विटी शेयर होल्डर, 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों को मिला के 200 की मैक्सिमम लिमिट होगी। और डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होते साहब, इसलिए डायरेक्टर विल बी काउंटेड फॉर 200। तो अच्छा एक बात बताओ, यहां पे एक बात बताओ बेटा, ये जो मैंने बात किया ना कि मैंने रुपेश भैया को दे दिया शेयर, तो एक सवाल है, रुपेश भैया मेंबर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? फटाफट आंसर दो बेटा। रुपेश भैया को दे दिया मैंने शेयर, बताओ रुपेश भैया मेंबर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? अमित ने आंसर दिया यस, प्रणीत ने आंसर दिया यस, फटाफट बताएंगे बेटा। मोहित यस, ओके, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। देखिए मेंबर हैं लेकिन 200 की काउंटिंग में नहीं लेंगे, बस इस बात को ध्यान रखना, दे आर मेंबर, उनको मेंबर के हर राइट मिलेंगे, वोटिंग राइट भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, हर मजे लूटेंगे बेटा। जब मीटिंग में खाना खाने बुलाएंगे ये भी खाना खाएंगे, ठीक है, बट दे विल नॉट बी काउंटेड फॉर 200, ओके। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं बेटा। पब्लिक कंपनी 271 3 सेक्शन थे बेटा, 262, 268, 271, 262, 268, 271, ओपीसी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और वो जो लिमिटेड वाला था ना 221, 222, 292, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर और अनलिमिटेड कंपनी, याद करते जाना मेरे साथ, ओके। चलिए हाँ जी, पब्लिक कंपनी एकदम सिंपल है बेटा। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, क्या लॉ मेकर ने लिखा है, मजा आ गया। Public company means a company which is not a private company. Point number 2, which is having a minimum paid up capital as may be prescribed. जैसे उसमें लिखा था प्राइवेट में, इसमें भी लिख दिया, लेकिन आपको जानते हुए बड़ी खुशी हो रही होगी कि आज तक कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, मतलब आज 1 रुपया में भी आप पब्लिक कंपनी खोल सकते हैं। और तीसरा और सबसे खास है बेटा, प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल ऑल्सो बी अ पब्लिक कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी विल ऑल्सो बी अ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये मुकेश भाई है, ये हमारी एक्सेल है, मुकेश भाई की नजर हमारी तरफ पड़ गई कि अरे क्या कंपनी इसको उठा लेना चाहिए, उसके शेयर खरीद डालने चाहिए, तो मुकेश भाई ने क्या किया बेटा, हमारे 90% शेयर परचेस कर लिया। इसका मतलब ये जो रिलायंस है ना, ये बन गई बेटा हमारी होल्डिंग और हम बन गए सब्सिडी। तो हमारी प्राइवेट कंपनी क्या बन चुकी है बेटा, हमारी प्राइवेट कंपनी बंद कर चुकी है। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट एक्सेल, ओके। तो नई डेफिनेशन दे रहे हैं बेटा प्रणीत, हाँ। तो ये जो एक्सेल है बेटा अब सब्सिडी बन चुकी है रिलायंस की, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो मेरी प्राइवेट कंपनी ना, इसको पब्लिक कंपनी की तरह माना जाएगा। मतलब पब्लिक कंपनी के जो लॉ है ना, वो सारे के सारे लॉ एप्लीकेबल होंगे। भले मेरी प्राइवेट कंपनी के जो आर्टिकल है वो, उसमें मेरी प्राइवेट कंपनी का स्टेटस कंटिन्यू है, मैं अभी भी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हूं,
ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जब तक सब्सिडी है ना पब्लिक कंपनी की, भाई होल्डिंग सब्सिडी परमानेंट थोड़ी होता है भाई। बाद में मान लो रिलायंस ने क्या किया, 60% शेयर बेच दिया, तो अब तो केवल 30% है, तो होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता खत्म। तो रिश्ता खत्म मतलब क्या हुआ, अब मेरी कंपनी वापस से मेरे ऊपर प्राइवेट कंपनी के लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट हो गए बेटा पब्लिक कंपनी के बारे में। डीम पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है बेटा, पहले एक कॉन्सेप्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये डिफरेंस फालतू की बात है, सेल्फ, ये सब बच्चों वाले पॉइंट है बेटा, आप पढ़ लेना। अब मैं आता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला पॉइंट। हाँ जी बेटा, पढ़ते हैं। ऑन द बेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की बेस पे हम कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, नाम 3 है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया 246, सब्सिडी कंपनी को 287 और एसोसिएट को 26। अगर हम रिश्ते नाते की बात करें बेटा, ये होते हैं बेटा बाप बेटा, बाप बेटा, बाप बेटा, बाप बेटा, ये होते बेटा भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, बाप बेटा, भाई भाई। बाप बेटा मतलब क्या होता है बेटा, बाप बेटा मतलब बाप कंट्रोल करता है अपने बेटे को। यह अलग बात है कि आज के आपके जमाने में बेटा आप कंट्रोल करते हैं अपने पिताजी को, लेकिन आमतौर पे माना जाता है बेटा बाप कंट्रोल करता है बेटे को। तो होल्डिंग कंपनी हो गई बेटा बाप और सब्सिडी कंपनी हो गई बेटा, ठीक है। तो और एसोसिएट कंपनी मतलब भाई भाई भाई, कोई कंट्रोल किसी को नहीं कर रहा है, भाई 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 भाई। हाँ जी, चलो अब हम बात करते हैं होल्डिंग कंपनी का मतलब। 246 में इतनी फालतू टाइप की डेफिनेशन दी, देखिए बेटा, लेकिन पढ़ना मजबूरी अपनी, क्या करे। हाँ, क्या लिखा है, अ कंपनी विच हैज वन और मोर सब्सिडी कंपनी। क्या मतलब हुआ, बाप का मतलब ऐसा बाप जिसका बेटा हो, वाह वाह वाह। बाप किसको बोलते बेटा, जिसका बेटा हो वो बाप। ओ हो, क्या मजा आ गया। तो क्या बोला, अ कंपनी विच हैज वन और मोर सब्सिडी, एक ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडी है, उस कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग, ठीक है जी। इसके बाद अब बात करते हैं सब्सिडी कंपनी। 287 कहां डिफाइन किया बेटा, 287। अब सब्सिडी कंपनी का मतलब क्या लिखा है, अ कंपनी इज डीम्ड टू बी सब्सिडी ऑफ अनदर, एक कंपनी को दूसरे की सब्सिडी माना जाएगा, एक कंपनी को दूसरे की सब्सिडी माना जाएगा। और ये देखिए बेटा, 3 तरीके से एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडी मानी जाती है। कितने तरीका, 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके हैं। हाँ जी, पहला तरीका क्या लिखा है, इफ दैट अदर कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडी, इफ दैट अदर कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बता दूं बेटा आपको क्या हुआ, सुनो मेरी बात। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल लेता हूं मैं फटाफट यहां पे। ये है कंपनी बेटा ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है। अभी जो बी लिमिटेड है ना भाई, मान लीजिए उसके 8 डायरेक्टर है, उसके बीओडी में कितने डायरेक्टर बेटा, 8 डायरेक्टर। अगर ये ए लिमिटेड ने क्या किया बेटा, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को मान लीजिए 10 करोड़ का लोन दिया, लेकिन ए लिमिटेड ने क्या बोला, हम 10 करोड़ का लोन देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है, ये जो तुम्हारे बेटा 8 डायरेक्टर है, 8 में से 5 हमारे आदमी रहेंगे, 5 हमारे आदमी रहेंगे, हमारे पैसों से धंधा चला रहे हो, तो जो आदमी हमारे रहेंगे, मतलब तुम्हारे 3 ही आदमी रहेंगे, 5 आदमी हमारे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 8 में से 5 मतलब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल किसके पास आ गया, ए लिमिटेड। तो यहां पे ए लिमिटेड हो गई बाप और ये हो गया बेटा बेटा। तो ए लिमिटेड होल्डिंग, बी लिमिटेड सब्सिडरी, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। क्या लिखा देख लो आप, इफ दैट अदर मतलब क्या हो गया, हमारे एग्जांपल में ए लिमिटेड कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडी, किसी दूसरे कंपनी के बीओडी को के कंपोजिशन को कंट्रोल करे। अब ये कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ, पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी और ऑल द डायरेक्टर, मतलब 8 डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर या 8 को हटाने का पावर, या 8 का नहीं मेजोरिटी का। मतलब मान लीजिए ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड को क्या बोला, 8 को तुम अपॉइंट करो, लेकिन इन 8 में से 5 को हम हटा सकते हैं कभी भी, जब चाहे तब। तो पावर आ गया ना बेटा। तो अपॉइंट करने का पावर हो या हटाने का पावर हो, तो ये कंट्रोल माना जाएगा। सेकंड नंबर देखिए, ये है बेटा मेरा फेवरेट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के टोटल वोटिंग पावर का 50% से ज्यादा कंट्रोल करे, इफ अनदर कंपनी कंट्रोल्स मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। बोलो आप जहां पे बैठे हो ना बेटा, चुपचाप मत बैठो, बोलो, आजू बाजू वालों को देखने दो, आप बोलो। क्या बोलना है बेटा, इफ वन कंपनी कंट्रोल्स मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, पेड अप कैपिटल नहीं बोल रहा हूं, कई लोग पेड अप कैपिटल सुन रहे हैं, नहीं, टोटल वोटिंग पावर बोल रहा हूं बेटा। कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद सब्सिडी। मतलब अगर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर रखे हो, चाहे खुद ने या उसकी सब्सिडी कंपनी के साथ मिलाकर, तो उस केस में जो कंपनी ने शेयर परचेज करके रखे उसको बोलेंगे होल्डिंग और दूसरे को बोलेंगे सब्सिडी। वापस से एग्जांपल दिखा दूं आपको, ये देखो बेटा, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया ना ए लिमिटेड बी लिमिटेड का, एक बार फिर से देख लो आप। ये बेटा बी लिमिटेड है,
एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए इस कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पे एक वोटिंग राइट है, एक वोटिंग राइट है, मतलब टोटल 10,000 वोटिंग राइट हो गए। अब क्या हुआ, ये जो ए लिमिटेड है ना, इसने बी लिमिटेड के 6,000 शेयर परचेस कर लिया। तो 6,000 शेयर परचेस कर लिया, मेरे को शेयर से मतलब नहीं है, मैं क्या बोलूंगा 6,000 वोटिंग राइट आ गया। एक शेयर पे एक वोटिंग राइट है, तो 6,000 शेयर पे 6,000 वोटिंग राइट आ गया। तो अब ये 10,000 में 6,000 वोटिंग राइट किसके पास आ गया बेटा, ए लिमिटेड के पास, मतलब 60% वोटिंग राइट आ गया बी लिमिटेड का ए लिमिटेड के पास। तो ए लिमिटेड बन गया होल्डिंग और बी लिमिटेड कहलाएगा सब्सिडरी। ओके, और एक बात क्या लिखा है यहां पे, चाहे ए लिमिटेड ने खुद ने या उसकी सब्सिडी ने, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, एग्जांपल ले रहा हूं, ए लिमिटेड ने मान लो बेटा 3,000 शेयर परचेस कर ली, तो ए लिमिटेड के बाद 3,000 वोटिंग राइट आ गया। अभी ए लिमिटेड की एक सब्सिडी है एक्स लिमिटेड, ये सब्सिडी है, मतलब ये होल्डिंग है और ये इसकी कौन है बेटा, सब्सिडी। अब ये जो सब्सिडी है ना, इसके पास भी 2,500 शेयर है, तो 2,500 शेयर मतलब कितना हो गया बेटा, 2,500 वोटिंग राइट इसकी सब्सिडी के पास है। तो ए लिमिटेड के पास 3,000 वोटिंग राइट हो गया, इसकी सब्सिडी को भी इसमें जोड़ दो 2,500 ये, तो दोनों के पास मिलाकर कितना हो गया 5,500। तो यहां पर जो ए लिमिटेड है इसको बोलेंगे बेटा होल्डिंग और बी लिमिटेड को क्या बोलेंगे, सब्सिडी। तो यही बात कर रहा है कि चाहे अपने पास हो या अपनी सब्सिडी के पास मिलाकर। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे बेटा, फटाफट आंसर देंगे। आंसर देना बेटा अभी आपको, मेरा एग्जांपल है ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें दो टाइप के शेयर है, क्लास 1 शेयर, क्लास 2 शेयर। क्लास 1 जो शेयर है उसमें एक शेयर पे एक वोट मिलेगा, क्लास 2 शेयर जिनके पास उनको एक शेयर पे 5 वोट मिलेगा, ये अलाउड है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, डीवीआर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं एक शेयर पे एक वोट, तो ऐसे कितने शेयर है क्लास 1 के 1,000, तो इस पे वोटिंग राइट कितना हो गया बेटा, इस पे वोटिंग राइट हो गया अपना ये 1,000 वोटिंग राइट हो गया, और एक शेयर पे 5 वोट, और ऐसे कंपनी ने 1,000 शेयर इशू करके रखे, तो इन पे वोटिंग राइट कितना है, 5,000 वोटिंग राइट है, तो टोटल वोटिंग राइट कितना हो गया, 6,000 वोटिंग राइट हो गया बेटा। ये अमेंड होकर वोटिंग राइट आया है, ठीक है, तो ये हो गया 6,000 वोटिंग राइट, लेकिन शेयर कितने बेटा, 2,000 शेयर है। अब मेरा क्वेश्चन का आंसर दे रहा, बी लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है, उसने क्लास 1 के 700 शेयर परचेस कर लिए, क्लास 1 के ये वाले 700 शेयर परचेस कर लिए। फटाफट बोलो बेटा, क्या होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता बना, क्या बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गई क्या ए लिमिटेड की? कमॉन फास्ट आंसर देना बेटा, जल्दी आंसर देना है। क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी बन गई क्या, यस और नो? नो, गौरव ने आंसर दिया, आशीष ने आंसर दिया नो, अमित का आंसर है नो, ओके, राहुल का भी आंसर है नो, प्रणीत नो, ओके, वेरी गुड भाई। सीधी सी बात, अपने को शेयर से मतलब नहीं है, अपने को मतलब बेटा वोटिंग राइट से। 700 शेयर मतलब क्या हुआ, 700 इंटू 1 शेयर है, तो वोटिंग राइट कितना हो गया बेटा, 700 वोटिंग राइट। टोटल वोटिंग राइट कितना है बेटा, 6,000, तो इसका 50% निकालना पड़ेगा, तो इसका 50% क्या हो गया, 3,000, तो 3,000 वोटिंग राइट से ज्यादा होना चाहिए, तो यहां पे केवल 700 वोटिंग राइट है, इसका मतलब आंसर आ गया नो, होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता नहीं बना, बाप बेटे नहीं बने। हाँ जी, सेकंड का आंसर दो, 700 शेयर है इनके पास, लेकिन कौन सा, क्लास 2 का। अब मेरे को आंसर देना बेटा, मन्ना ने आंसर दिया यस, गौरव ने आंसर दिया यस, रेखा ने आंसर दिया यस, अमित ने आंसर दिया, क्या बात है बेटा, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड, क्या बैच मिली, मजा आ गया। हाँ जी, 700 शेयर है और वोटिंग राइट है बेटा 5 का, एक पे 5, तो 3,500 वोटिंग राइट आ गया, 3,500। राहुल ने बड़े प्यार से आंसर दिया बेटा, 3,500 वोटिंग राइट, वेरी गुड बेटा। तो 6,000 में से 3,500 का वोटिंग राइट किसके पास आ गया, बी लिमिटेड के पास, तो यहां पे होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता बन चुका है। ओके, तो एक बार फटाफट बताओ बेटा, ये पॉइंट क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेड अप कैपिटल नहीं देखना, वोटिंग राइट देखना है। और आपको एक बात और मालूम है बेटा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलता, तो उनको काउंटिंग में नहीं लेना है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया बेटा आप लोग को, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, अब यहां पे एक पॉइंट लिखा है, कि नॉमिनी को काउंट किया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ ये भी बताता हूं। और दूसरा, फिड्यूसरी कैपेसिटी में अगर कोई शेयर है तो ये काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब हम क्या बात करें कि ये जो 50% वाला वोटिंग राइट वाली जो बात है ना, तो उसमें नॉमिनी के नाम से शेयर परचेस किए हैं तो उसको काउंट किया जाएगा, और फिड्यूसरी कैपेसिटी में काउंट किया है। तो रोशन, मजा आ गया सर, अरे बेटा अभी तो शुरुआत है, बहुत मजा आएगा, आप चिंता मत करो, है ना। ये हम लोगों ने जवाबदारी ली है बेटा,
आप लोगों को वैल्यू देने की और आप लोगों को पास कराने की। हाँ जी, नॉमिनी काउंट करेंगे, फिडुशियरी कैपेसिटी है तो काउंट नहीं किया जाएगा। एक बार मैं फटाफट बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। ये देखिए, नॉमिनी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं ये कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी है बेटा बी लिमिटेड, ठीक है। अभी ए लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड ने मान लीजिए इनका डायरेक्टर मिस्टर एक्स, तो ए लिमिटेड ने अपने डायरेक्टर के नाम से इस कंपनी के 60% शेयर परचेस कर लिए, तो ये जो डायरेक्टर है ना इसको क्या बोलेंगे, ए लिमिटेड का नॉमिनी। तो यहां पर देखने में क्या लगेगा, ये बी लिमिटेड के आरओ में नाम किसका रहेगा बेटा, एक्स का। लेकिन जब वो एक होता ना समामेलन का पर्दा उठाते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, तो जब आपने पर्दा उठा के देखा तो क्या देखा, अरे तो पैसा तो ए लिमिटेड ने लगाया, तो अल्टीमेटली पैसा लगाने वाला ए लिमिटेड है, मतलब वास्तविक ओनर कौन है बेटा, ए लिमिटेड। तो यहां पर ये जो नॉमिनी का जो शेयर है ना वो ए लिमिटेड का शेयर माना जाएगा, मतलब होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता कहलाएगा। ओके, अब मैं एग्जांपल 2 लेता हूं बेटा, ये मान लो वापस से ए लिमिटेड है, ये हो गया बेटा बी लिमिटेड। अब जरा समझना क्या हुआ, फिडुशियरी कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, फिडुशियरी कैपेसिटी का मतलब हो गया एज अ ट्रस्ट। फिडुशियरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है बेटा, एज अ ट्रस्ट। भाई मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर खरीदे, लेकिन 60% शेयर परचेस किया, लेकिन क्या किया, एक दूसरा एग्जांपल चेंज कर रहा हूं। मान लो ये कोई है मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स, इसके पास बी लिमिटेड के 60% शेयर है, तो एक्स होल्डिंग नहीं बना। होल्डिंग सब्सिडी बेटा दो कंपनियों के बीच का रिश्ता होता है, ध्यान रखना, इंडिविजुअल होल्डिंग नहीं बन सकता। तो एक्स के पास बी लिमिटेड के 60% शेयर है। अभी एक्स ने क्या किया, अपने शेयर को संभालने के लिए एक ट्रस्ट बना दी। क्या बना दी बेटा, ट्रस्ट, और ट्रस्ट का ट्रस्टी बना दिया ए लिमिटेड को। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो बी लिमिटेड है ना बेटा, ये बी लिमिटेड के आरओए में अब ये नाम आ जाएगा बेटा ए लिमिटेड का, लेकिन ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के शेयर जरूर दिख रहे हैं 60%, लेकिन एज अ ट्रस्टी दिख रहे हैं, एज अ ट्रस्टी। और आपको मालूम बेटा कि ए लिमिटेड मालिक थोड़ी बना उन शेयर का, अरे ए लिमिटेड ने जो शेयर होल्ड करके रखना वो एक्स के बदले में होल्ड करके रखा है, तो एक्चुअल में मालिक कौन है, एक्स। तो यहां पर ए लिमिटेड के पास दिखने में बी लिमिटेड के 60% शेयर हैं, लेकिन ये जो ए लिमिटेड है ना, ये ए लिमिटेड ने फिडुशियरी कैपेसिटी में शेयर होल्ड किया है, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग नहीं बनेगी। ओके, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और तीसरा बेटा चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग का मतलब क्या हुआ, चेन होल्डिंग का मतलब बेटा बेटे का बेटा भी तो आपका बेटा है, मतलब पोता है, लेकिन यहां पे बेटे के बेटे को भी क्या बोलेंगे बेटा, बेटा। तो सब्सिडी ऑफ सब्सिडी कंपनी विल आल्सो बी कॉल्ड एज सब्सिडी ऑफ होल्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी है बेटा ए लिमिटेड, इसने अपनी सब्सिडी बना दी बेटा बी लिमिटेड को 75% शेयर खरीद के। बी लिमिटेड को भी गुस्सा आ गया कि हम भी शेयर खरीदेंगे, इसने एक छोटी कंपनी देखी सी लिमिटेड, इसके 60% शेयर खरीद लिया। तो देखा जाए तो क्या हुआ, देखा जाए तो ये हुआ कि ये दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता है, और बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के बीच में होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता है। डायरेक्टली ए लिमिटेड और सी लिमिटेड में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ चेन होल्डिंग कॉन्सेप्ट सब्सिडी का सब्सिडी आपकी सब्सिडी माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए लिमिटेड और सी लिमिटेड में भी होल्डिंग सब्सिडी का रिश्ता होगा। इसका मतलब सी लिमिटेड दो कंपनियों की बन गई है बेटा सब्सिडी, एक बी लिमिटेड की और दूसरा ए लिमिटेड की। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एक नीचे में नोट दिया हुआ है, नोट में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी विच शैल नॉट हैव लेयर ऑफ सब्सिडी बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। यहां पे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी क्लास ऑफ कंपनी को प्रिस्क्राइब कर सकता है, किसी क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी को प्रिस्क्राइब कर सकता है कि तुम इससे ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडी मत बनाना, इससे ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडी मत बनाना। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका सीधा सीधा मतलब है भाई मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो भी मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, उन कंपनियों को यह बोला गया, यह ऑर्डर निकाल दिया गया कि वो मैक्सिमम 3 लेयर ऑफ सब्सिडी बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अपनी सब्सिडी बना दिया। लेयर ऑफ सब्सिडी का मतलब बी लिमिटेड ने मान लीजिए सी लिमिटेड को सब्सिडी बना दिया अपना शेयर खरीद के, सी लिमिटेड ने डी लिमिटेड को बना दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस कंपनी के ऊपर बैन लगा के रखा है बेटा, ए लिमिटेड के ऊपर बैन लगा के रखा है कि तुम मेडिकल कंपनी हो, ए लिमिटेड बोला हाँ तो तुम्हारी 3 से ज्यादा लेयर नहीं बन सकती। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये डी लिमिटेड चाहता है ए लिमिटेड को अपनी सब्सिडी बनाना, पर ये अलाउड नहीं है क्योंकि 1, 2 और 3 लेयर बन चुकी है। ये एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, आपके स्टडी मेट में इसके ऊपर कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, तो बस आपको ये पता रहना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी को प्रिस्क्राइब कर सकता है कि वो जो क्लास ऑफ कंपनी वो इससे ज्यादा लेयर ऑफ सब्सिडी नहीं बना सकती, जैसे मैंने कि एग्जांपल आपको दिया। ओके,
चलिए आगे बढ़ रहा हूं। ये सब बेटा एक बात और है, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। आपको मालूम है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट दिखने में एक है लेकिन अलग अलग है। कंपनी का मतलब है केवल इंडियन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, और बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी के साथ फॉरेन कंपनी भी शामिल होती है। पता है ऐसी कंपनी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट है और इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय की मर्यादा है बेटा, फटाफट खत्म करना है। अब मेरे पास बचे हैं 13 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट। अब बात करते हैं एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या हुआ? एसोसिएट कंपनी का मतलब है अगर किसी एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के 20% या उससे ज्यादा, मैं 20% से ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं 20% या उससे ज्यादा टोटल वोटिंग पावर। जैसे होल्डिंग सब्सिडी में क्या लिखा था 50% से ज्यादा वोटिंग पावर, लेकिन एसोसिएट कंपनी किसको बोलेंगे? अगर एक कंपनी के ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 20% या उससे ज्यादा टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल कर लिया तो ये दोनों कंपनी आपस में कहलाएगी एसोसिएट कंपनी। ए लिमिटेड विल बी कॉल्ड एज एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। ओके, और बिजनेस डिसीजन, अगर आपके पास वोटिंग राइट नहीं है तो उस कंपनी के जो बिजनेस डिसीजन है ना, तो उस डिसीजन में आपकी 20% या उससे ज्यादा चलती है, मतलब 1/5 डिसीजन आपका वोटिंग राइट रहता है, तो होल्डिंग सब्सिडी रह सकती है, सॉरी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। सेकंड नंबर है नॉट अ सब्सिडी कंपनी, मतलब अगर दो कंपनी एक दूसरे में, भाई मान लो अपने एग्जांपल लिया था ना ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 60% शेयर खरीद लिया, तो नेचुरली ये तो होल्डिंग सब्सिडी पहले से बन चुकी है। अब एसोसिएट कंपनी में क्या लिखा है कि 20% या उससे ज्यादा होगा तो एसोसिएट कहलाएंगे, तो कायदे से देखा जाए तो बी लिमिटेड सब्सिडी भी है और बी लिमिटेड एसोसिएट भी तो है, क्योंकि 20% से ज्यादा। लेकिन बाप बेटे का रिश्ता हो चुका है तो भाई भाई का कैसे हो सकता है? सीधी बात है, जिन लोगों के बीच में बाप बेटे का रिश्ता हो चुका है वो भाई भाई कैसे बन सकते हैं बेटा? तो इसलिए क्या दिख गया है? इसलिए दिया है नॉट अ सब्सिडी, मतलब अगर एक कंपनी सब्सिडी बन चुकी है तो वो कंपनी एसोसिएट कंपनी कभी नहीं कहलाएगी। और तीसरा लिखा है इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी, अगर दो कंपनी ने हाथ मिला लिया, अपना जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो उन दोनों कंपनियों को भी एसोसिएट कंपनी माना जाएगा। ओके, तो ये हो गया बेटा एसोसिएट कंपनी। एक बार सुन लो आपस से, एसोसिएट कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरे कंपनी ने 20% या उससे ज्यादा का टोटल वोटिंग पावर है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एक्चुअली में लॉ में क्या लिखा है? अ कंपनी विच है अ कंपनी विद दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिखना है बेटा लॉ में। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर कंट्रोल होता है टोटल वोटिंग पावर का या बिजनेस डिसीजन का 20% और ज्यादा। सेकंड नंबर है सब्सिडी कंपनी को कभी एसोसिएट कंपनी नहीं बोलेंगे, और तीसरा पॉइंट है जॉइंट वेंचर कंपनी विल बी एसोसिएट कंपनी। आगे बढ़ते हैं, ओनरशिप। ओनरशिप के इस पे हमने दो टाइप में कंपनी को डिफाइन किया गया, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया 245। एक ऐसी कंपनी जिसके टोटल पेड अप कैपिटल का कम से कम 51%। ध्यान रखना बेटा यहां पे वोटिंग राइट नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में टोटल पेड अप कैपिटल वर्ड यूज किया गया है। अगर एक ऐसी कंपनी जिसके टोटल पेड अप कैपिटल का कम से कम 51%, मोर देन 50% नहीं है, 51% या उससे ज्यादा किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास मिलाकर, तो उस कंपनी को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। और दूसरा पॉइंट बोल दिया बेटा, गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडी कंपनी उसको भी बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। अब जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना उनको बहुत सारी एग्जम्पशन मिलती है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं अपने को। आगे बढ़ते हैं अगले 10 मिनट में खत्म करना है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉरेन कंपनी सेक्शन 242, फॉरेन कंपनी 242। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या हुआ? विदेशी कंपनी। हाँ, विदेशी कंपनी मतलब क्या? ऐसी कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन उससे फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगी। प्लस कुछ कंडीशन और है, और वो क्या है? जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस, पीओबी क्या? प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो। ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, रजिस्टर्ड है, लेकिन जिसने इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश किया है। और इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे स्टैब्लिश किया है? चाहे फिजिकली या डिजिटली या एजेंसी के द्वारा, मतलब चाहे फिजिकल ऑफिस है या ऑनलाइन बिजनेस करिए, डिजिटल मोड में बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में बोल सकते हैं, या फिर अपने एजेंसी के द्वारा। तो आइदर थ्रू इटसेल्फ, अपने द्वारा, या अपने एजेंट को अपॉइंट करके रखें फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड में, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। कुल मिला के बेटा फॉरेन कंपनी का मतलब जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है
लेकिन साथ में इंडिया में रिश्ता है, उसका कुछ ना कुछ रिश्ता है। रिश्ता कैसे? उन्होंने इंडिया में अपना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया, या तो खुद से या अपने एजेंट के द्वारा, और ये जो खुदिया एजेंट है वो या तो फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल मोड में काम करते हैं। और इंडिया में किसी भी तरीके की आप एक्टिविटी करोगे तो उस कंपनी को बोलेंगे बेटा फॉरेन कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी फालतू की बात है बेटा, डिस्कशन के लायक नहीं है। अब आखिरी के 7 मिनट बच गए, मैं बात करता हूं बेटा सेक्शन 8, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 8 कंपनी सुन लो, सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है एनपीओ, ऐसी कंपनी जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, तो अब सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारे गवर्नमेंट ने फायदे देके रखे हैं, जैसे कि इनको बोर्ड मीटिंग साल में 4 की जगह 2 बार बुलानी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगता, बहुत सारे खर्चे इनको माफ किए गए हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं तो बेटा सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की शरण में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके बोलोगे हमको लाइसेंस दो, और वो जो लाइसेंस आपको मिलेगा ना, उस लाइसेंस को जब आप आरओसी के पास जमा करोगे तभी आरओसी आपको सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करेगी। तो अब हम बात करते हैं कि लाइसेंस आखिर लिया कैसे जाता है। तो सबसे पहले अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बनाने का ख्वाब देखना चाहते हो तो आपको पीपीपी 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, आपको 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। और वो 3 चीज क्या है बेटा? पीपीपी। और ये पीपीपी क्या है बेटा? ये पीपी है कि आपको सबसे पहले आपको जो भी देखो, सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूं आप प्रॉफिट कमाना आपका उद्देश्य नहीं है, तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य होना चाहिए टू प्रमोट। पहला पी का मतलब है प्रमोट। आपका उद्देश्य है टू प्रमोट आर्ट, कॉमर्स, साइंस, रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करना। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना। मतलब आपका उद्देश्य व्यावसायिक नहीं होना चाहिए बेटा, उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। दूसरा पी है प्रॉफिट। अब आपका कोई प्रॉफिट हो भी गया ना बेटा तो प्रॉफिट तो होगा। प्रॉफिट होना मतलब क्या होता है? अरे एनपीओ पढ़े ना, चैरिटी मिलती है अपने को, डोनेशन मिलता है, तो प्रॉफिट है, इनकम है, लेकिन इसका उद्देश्य बेटा अपने उद्देश्य को प्रमोट करने में होना चाहिए। और तीसरा पी फॉर प्रोहिबिट, ये कभी भी अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो ये 3 पीपीपी है। ऑब्जेक्ट पीपीपी होना चाहिए बेटा, पीपीपी होना चाहिए। पीपीपी क्या है बोलो? पहला हो गया प्रमोट करना आर्ट को, कॉमर्स को, साइंस को, चैरिटी को, एटसेट्रा, है ना। सेकंड नंबर है प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को अप्लाई करेंगे टू प्रमोट इट्स ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। और तीसरा है अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं दे सकते। इसके बाद अगला पॉइंट है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे उद्देश्य से सेटिस्फाइड हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको लाइसेंस इशू करेगा, और लाइसेंस इशू करते समय कुछ कंडीशन लगा सकता है। जैसे बोल सकता है कि भैया हर 3-3 महीने में अपने अकाउंट्स हमको दिखाना, हम आके चेक करेंगे ताकि आप प्रॉफिट हो गए तो नहीं कमा रहे देखना है। और तीसरा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करेगा कि आपको अपने कंपनी के नाम के आगे में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बेटा आपको बता दूं, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है जैसे रिलायंस, उन्होंने एक सेक्शन 8 कंपनी बना के रखा है जिसका नाम है रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, ये सब फाउंडेशन है, सेक्शन 8 कंपनी है। तो ये कंपनी है पर इनके नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा नंबर क्या हुआ बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही आपको लाइसेंस दिया तो अब आप आरओसी के पास रजिस्टर्ड करेंगे, आरओसी को अप्लाई करो, आरओसी आपको रजिस्टर करेगा अंडर सेक्शन 8। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, ये जो लिमिटेड कंपनी होते हैं ना बेटा, ये कंपनी तो है, तो कंपनी के जो जो फायदे हैं, जो जो प्रिविलेजेस है, जो जो ऑब्लिगेशन है, वो सब आपके ऊपर भी लागू होंगे। तीसरा नंबर, ये खास बात है बेटा, वैसे तो एक पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। अगर एक पार्टनरशिप फर्म को शेयर खरीदना है तो पार्टनर के नाम से शेयर खरीदे जाते हैं, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में एक पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है डायरेक्ट फर्म के नाम से। हेलो, हाँ बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अब हम बात करें कन्वर्शन की कि क्या सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल कंपनी, बिजनेस करने वाली कंपनी बन सकती है क्या? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। ओके, तो सेक्शन 8 कंपनी अगर अदर कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है तो उनको प्रिस्क्राइब कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंडीशंस जो बोली है वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। और जो अदर कंपनी है, जो अदर कंपनी मतलब बिजनेस करने वाली कंपनी, क्या वो भी अपने आप को सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर सकती है? द आंसर इज यस। लेकिन बेटा आपको मालूम है सेक्शन 8 कंपनी बनना है तो आपके ऑब्जेक्ट में कुछ खास बात होनी चाहिए, पीपीपी होना चाहिए, मालूम है ना आपको। तो सबसे पहले क्या लिखा है भाई? मान लीजिए एक्सेल की अब इच्छा हो गई कि एनपीओ में जाना है, तो उस केस में एक्सेल को सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट को दिखाते हुए कि वो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या। अपना ऑब्जेक्ट, फिर हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे, और जो भी अपना प्रॉफिट होगा उसको अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगाएंगे, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस अगर इशू करेगा, और इशू करते समय सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस इंपोज कर सकता है,
फिर अब क्या होगा, इस कंपनी को अपने नाम के आगे में लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब एक्सेल के नाम के आगे से प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हट जाएगा। इसके बाद जब आरओसी को अप्लाई करेंगे तो आरओसी उसको रजिस्टर कर सकता है, और अब सेक्शन 8 कंपनी के लॉ हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होना चालू हो जाएंगे। मतलब वापस से सुनिएगा, सेक्शन 8 कंपनी अगर बिजनेस करना चाहती है तो लॉ में कुछ नहीं लिखा है, बोला है कि प्रिस्क्राइब कंडीशन कंप्लाई करो, लेकिन अगर जो अदर कंपनी है जो बिजनेस करने वाली वो सेक्शन 8 में कन्वर्ट करना चाहती है तो सबसे पहले आपको पीपीपी को फॉलो करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे। सेकंड नंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करो, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगा, लाइसेंस लेते समय कुछ कंडीशन लगा सकता है, फिर लिमिटेड प्राइवेट वर्ड को हटा दिया जाएगा, फिर आरओसी को अप्लाई करेंगे तो आरओसी अपने नाम को, हमारे नाम को सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर रजिस्टर्ड करेगा और सेक्शन 8 के सारे प्रिविलेजेस हमको मिल जाएंगे। अब 678 में लिखा है बेटा रिवोकेशन, मतलब क्या सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है? क्या आंसर इज यस। कब? 3 केसेस हैं। अगर हमने सेक्शन 8 कंपनी ने सेक्शन को वॉलेट कर दिया, भाई वॉलेट करना मतलब जो भी बातें सेक्शन 8 कंपनी के लिए लागू है उनको आपने वॉलेट कर दिया, मतलब प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया, डिविडेंड बांटना चालू कर दिया, अपने पैसों को कहीं और लगा रहे आप। सेकंड नंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंडीशन लगाई थी उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हर 3-3 महीने में एनुअल अकाउंट सबमिट करना, आप सबमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, कंपनी के अफेयर फ्रॉडुलेंट है, वॉलेटिव है टू द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। कंपनी बेटा, कंपनी क्या करी मालूम आपको? कंपनी कुछ और ही करी बेटा, चैरिटी के नाम से कुछ गोरख धंधा चल रहा है, कंपनी ने चैरिटी के नाम से कुछ गोरख धंधे में कंपनी लग गई है बेटा। तो ऐसा अगर कुछ भी हुआ, फ्रॉड करें लोगों के साथ, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस रिवोक किया उसका इफेक्ट क्या होगा कि अब ये कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड प्राइवेट वर्ड ऐड हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आरओबीएच, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपको मालूम बेटा भारतवर्ष में किसी को फांसी की सजा भी लगती है तो उसको बोलते बोल 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 बेटा तेरी आखिरी अंतिम इच्छा क्या है। तो ये तो एक कंपनी है बेटा, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के बांट ही तो दिया मेंबर को, तो क्या बोला, नाम काटने के पहले, ये सब होने के पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उनको बोलेंगे तुम भी बताओ क्या कहना चाहते हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर की कॉपी है वो आरओसी को दिया जाएगा। तो जैसी लाइसेंस रिवोक हुआ बेटा 3 इफेक्ट हो गया, आपकी कंपनी लिमिटेड प्राइवेट वर्ड को ऐड कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है बिजनेस करना है तो अच्छे से करो, लोगों को बताओ कि हम लिमिटेड कंपनी है, बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड और उसकी कॉपी आरओसी को दिया जाएगा। इसके बाद अब क्या होगा, अगर उसने कोई बड़े ही कर्म कांड कर दिया तो और क्या पावर है, लाइसेंस रिवोक किया वो तो नॉर्मल कंपनी जिंदा है, लेकिन यहां पर बेटा कंपनी बंद हो रही है, कंपनी अमलगमेट हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि अरे इतनी तुच्छ सा काम कर दिया, इतना घोर अपराध कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची है कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए, तो कंपनी को डायरेक्ट वाइंड अप कर दिया जाएगा बेटा, बंद कर दिया जाएगा। और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि इस कंपनी का दूसरे कंपनी में अमलगमेशन कर दिया जाए, जो ऐसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी ना उसमें इस कंपनी का अमलगमेशन कर दिया जाए, तो या तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर या अमलगमेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। और अगर अमलगमेशन का ऑर्डर दे दिया जाए तो 2 कंपनी मिलकर एक कंपनी बन गई, तो दोनों के आर्टिकल एमओ अलग अलग होंगे, तो उस केस में वो जो नई कंपनी बनी अमलगमेशन के बाद, उस नई कंपनी का राइट्स क्या होगा, लायबिलिटीज क्या होगा, ड्यूटीज क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी तो दोनों में झगड़े होंगे, बोलेगा देखो हमारे हिसाब से चलो, दूसरी कंपनी बोलेगी हमारे हिसाब से चलो, तो इसका जो ऑर्डर है ना बेटा वो भी कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा, ठीक है। और आखिरी बात, अगर मान लीजिए एक सवाल है कि सेक्शन 8 कंपनी मैंने बना दी एनपीओ, 10 करोड़ का डोनेशन था, मैंने 8 करोड़ रुपए डोनेशन मतलब जिस चैरिटी के लिए मैंने खर्च कर दिए, अब मैंने कंपनी बंद कर दिया, 2 करोड़ रुपए जो बचा वो मैंने जेब में डाले और चल लिए, ऐसा होता है क्या? नो, अलाउड नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी जब बंद भी होगी, वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन होगा, और जो सरप्लस बचेगा, 2 करोड़ का सरप्लस बचा, उसका 2 उपाय है। पहला, या तो क्या होगा, वो 2 करोड़ तुम घर नहीं ले जा सकते बेटा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जब तक जिंदा थी कंपनी तब तक भी प्रॉफिट घर नहीं ले जा सकते, कंपनी जब बंद हो गई तभी भी पैसा घर नहीं ले जा सकते। 2 ही ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, आप सेक्शन 8, दूसरी जो सेक्शन 8 कंपनी ना, जैसे मैं मान लीजिए मैं मंदिरों के लिए ट्रस्ट बना दिया मैंने, तो दूसरी जो मंदिर के ट्रस्ट होंगे उसमें मेरे 2 करोड़ को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है बेटा, रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो कंपनियां सिक कंपनियां होती है ना, आप फाइनल में पढ़ोगे, तो
उनके लिए एक फंड बनता है, उसका नाम है रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड। तो जो रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड है उसमें 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दो में से कोई एक काम होगा, या तो कोई दूसरे सेक्शन 8 कंपनी में ट्रांसफर होगा या रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड में अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और आखिरी नोट मैंने लिख रखा है कि सरप्लस को कभी भी मेंबर को नहीं बांटा जाएगा, सरप्लस को कभी भी मेंबर को नहीं बांटा। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कशन करते 2 पॉइंट बचे हुए। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी लिस्टिंग के बेस पे लिस्टेड कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 252। ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, उसको बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है कि ऐसी कुछ क्लास ऑफ कंपनी जो लिस्ट हो चुकी है या जो लिस्ट होने वाली है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी से कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब करेगा, तो उसको लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। मतलब ऐसी कोई कंपनी जिसके सिक्योरिटी लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन उसको फिर भी लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल निकाल के प्रिस्क्राइब करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया सर, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये 3 टाइप की जो कंपनी होगी ना, वो भले उनकी कोई ना कोई सिक्योरिटी लिस्टेड है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है सर, शेयर, डिबेंचर सब आ जाते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जो डेट सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर है वो सब आ जाते हैं। इसमें तीन कौन कौन सी कंपनियां जो लिस्टेड नहीं मानी जाएगी। पहला पॉइंट है पब्लिक कंपनी। अगर कोई पब्लिक कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर को लिस्ट नहीं किया, लेकिन उसने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को लिस्ट कर दिया, तो हालांकि देखो ये भी सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी तो लिस्टेड है लेकिन इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है ना, तो उस पब्लिक कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है प्राइवेट कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट करती है तो उसको भी लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। एक बात बता दूं, प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर को लिस्ट नहीं कर सकती, केवल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट कर सकती है, और अगर वो लिस्ट कर भी देगी तो उसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। मतलब लिस्टेड कंपनी का लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल कभी नहीं होगा। और आखिरी पॉइंट है पब्लिक कंपनी। ऐसी कोई पब्लिक कंपनी जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर को इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया है बल्कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया है, तो उसको भी लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। कुल मिला के सर लिस्टेड कंपनी किसको बोलेंगे मालूम आपको, लिस्टेड कंपनी वही कहलाएगी जो पहला तो पब्लिक कंपनी होना चाहिए और प्लस उसके इक्विटी शेयर इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। केवल इस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, लिस्टेड कंपनी। ओके चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए, स्मॉल कंपनी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को एग्जाम के लिए। स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 85। तो स्मॉल कंपनी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो क्या बोला, अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। इसका मतलब पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी। तो कुल मिला के केवल कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी। तो हर प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी होगी क्या, आंसर है नो। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करे, क्योंकि प्लस वर्ड है, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करे और ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करे। कंडीशन नंबर 1, जिसकी पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख है और हायर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख तक हो, या 50 लाख की लिमिट को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हायर कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 10 करोड़ से ज्यादा उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। और सबसे खास बात क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायर लिमिट को प्रिस्क्राइब कर दिया है, और जो हायर लिमिट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया, वो कितना है, 2 करोड़। इसका मतलब आज की दिन 50 लाख की लिमिट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उसको स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। दूसरा नंबर है जिसका टर्नओवर एज पर द लेटेस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 2 करोड़ की लिमिट को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हायर भी कर सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 100 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकता। और यहां पर भी खास बात क्या है, ये जो टर्नओवर है ना, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपए प्रिस्क्राइब कर दिया है, मतलब 2 करोड़ की लिमिट यहां पर कोई यूज की नहीं है। तो कुल मिला के प्रैक्टिकल बात करें तो कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी, ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करे, जिनका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो और प्लस जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, उस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। अब इसके 3 एक्सेप्शन है, मतलब ये जो 3 कंपनी है ना, इनको भी स्मॉल कंपनी कभी नहीं बोलेंगे। एक तो पब्लिक कंपनी को कभी नहीं बोलेंगे, और ये 3 कंपनी को नहीं बोलेंगे। वो कौन कौन सी है, अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की होल्डिंग है या सब्सिडी है, तो होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। मतलब भले वो
इस लिमिट के अंदर है, उनका पेड अप कैपिटल भी कम है, टर्नओवर भी कम है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनपीओ, उसको कभी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। और तीसरा, ऐसी कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसको किसी स्पेशल एक्ट में बनाया गया है तो उसको कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। अब यहां पे मैं कुछ आपको एग्जांपल दे दूं, फटाफट देखिए। ये देखिए, ये मैंने कुछ 6 केसेस लिए, एग्जांपल देखिए। ये कंपनी के नाम है, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, और अपने कौन सा देना है कि स्मॉल कंपनी है कि नहीं है। सबसे पहले ए लिमिटेड, देखो बेटा ए लिमिटेड है मतलब ये पब्लिक कंपनी है, तो आपको मन में पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी ए स्मॉल कंपनी, तो इसमें आपको पेड अप कैपिटल, टर्नओवर कुछ भी नहीं देखना है, आपको आंसर हमेशा क्या आएगा, नो। भले इसका पेड अप कैपिटल भी कम है 2 करोड़ और टर्नओवर भी कम है 20 करोड़, भाई अपने को मालूम है कि पेड अप कैपिटल आज के दिन कितना होना चाहिए 2 करोड़ और टर्नओवर कितना होना चाहिए 20 करोड़, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब यहां तक है तभी इसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे, लेकिन पब्लिक कंपनी के नेवर बी ए स्मॉल कंपनी। सेकंड पॉइंट, ए प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा जी प्राइवेट कंपनी, ये स्मॉल कंपनी हो सकती है, इसका भी सेम केस है, तो ये प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी बन जाएगी क्योंकि इसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, साथ में टर्नओवर भी 2 करोड़ 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगला पॉइंट, ए लिमिटेड सेक्शन 8 कंपनी है, सॉरी ए प्राइवेट लिमिटेड कर दो, मान लो एक प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी है, सेक्शन 8 कंपनी, तो आपको मालूम है सेक्शन 8 कंपनी भी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ए प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडी हो गई ना, तो किसी भी दूसरी कंपनी की अगर कोई सब्सिडी या होल्डिंग होगी तो उसको भी कभी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। अगला पॉइंट है, ए प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, मतलब 2 करोड़ की लिमिट से कम है, लेकिन उसका टर्नओवर 25 करोड़ हो गया, 20 करोड़ से ऊपर हो गया, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है पर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही ना, तो इसको भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। ठीक है, स्मॉल कंपनी कहलाने के लिए दोनों तरीके से आपको छोटा होना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, ए प्राइवेट लिमिटेड जिसका जिसका जो पेड अप कैपिटल है वो 2 करोड़ है एग्जैक्ट, और जिसका टर्नओवर एग्जैक्ट 20 करोड़ है, तो ये भी स्मॉल कंपनी होगी क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आखिरी पॉइंट, पीएफआई। पीएफआई को डिफाइन किया गया सर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पीएफआई में 3 पार्ट में डेफिनेशन है, एक तो है शॉर्ट में लिख देना ILU, हाँ ये तो पीएफआई है ही है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये पब्लिक फाइनेंशियल ILU को फुल फॉर्म क्या हो गया, I फॉर IDFC, L फॉर LIC और U फॉर UTI, तो स्पेसिफाइड कंपनीज अंडर UTI एक्ट। तो ये 3 कंपनी जो है IDFC, LIC और स्पेसिफाइड कंपनी अंडर UTI एक्ट, ये तीनों को तो पीएफआई मानेंगे ही मानेंगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको कंपनीज एक्ट 1956 में पीएफआई डिक्लेयर किया गया था, जो पुराना एक्ट है ना उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर था कि वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पीएफआई डिक्लेयर कर सकता था, तो उसके अंतर्गत अगर पीएफआई डिक्लेयर किया तो उसको भी पीएफआई मानेंगे। और तीसरा, अदर कोई भी इंस्टीट्यूशन, मतलब इनके और इनके अलावा और भी कोई इंस्टीट्यूशन है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई से कंसल्ट करके उनको पीएफआई डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूशन को पीएफआई डिक्लेयर करना चाहता है तो वो जो इंस्टीट्यूशन है ना उसको इन दोनों में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट को पीएफआई डिक्लेयर करना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं को डिक्लेयर कर पाएगा जो ये दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करे। कंडीशन नंबर 1, जो किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश्ड हो, मतलब वो जो इंस्टीट्यूट है ना वो कंपनीज एक्ट में नहीं बनाओ, कंपनी नहीं है, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कंपनी नहीं है, बल्कि वो कोई सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट, मतलब उसके लिए अलग से पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कानून पास हुआ है, तब उसको आप पीएफआई डिक्लेयर कर सकते हो। और या फिर उस कंपनी का वो जो इंस्टीट्यूट है जिसको पीएफआई डिक्लेयर करने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करके, तो उसका कम से कम 51% पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर है तो उन्हीं, मतलब ये दो में कोई भी एक कंडीशन अगर कोई इंस्टीट्यूट सेटिस्फाइड करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आरबीआई से कंसल्ट करके उनको पीएफआई डिक्लेयर कर सकता है। तो इसके साथ दोस्तों क्लास ऑफ कंपनी टॉपिक ओवर। थैंक यू।